तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां इंसानियत का पूरा भविष्य ना लोहे के बने विशाल रोबोट्स के हाथों में है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक दमदार लाइन से। ये लाइन हमें सीधा उस भविष्य में फेंक देती है जहां युद्ध हो, ताकत हो या समाज हो, हर चीज की कीमत बस यही मशीनें तय करती हैं। इसी को कहते हैं एज ऑफ मैक्स। और पता है, यहीं पर कहानी का असली दिल और उसका संघर्ष छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारी की सारी ताकत उन लोगों के पास है जो इन मशीनों को चला सकते हैं। तो उस इंसान का क्या जो जेनेटिकली उन्हें चलाने के काबिल ही पैदा नहीं हुआ? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दुनिया ऐसी बनी तो बनी कैसे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से युद्ध के मैदानों से टैंक और सैनिक गायब हो गए और उनकी जगह इन विशाल रोबोट्स, जिन्हें मैक्स कहते हैं, उन्होंने ले ली? इसकी कहानी सच में काफी दिलचस्प है। तो देखें, जैसा इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, इसकी शुरुआत हुई एक एहसास से। इंसानों को ये समझ आ गया कि एक दूसरे पर बड़े बड़े वॉरशिप्स और बॉम्ब्स गिराना ये तो खुद को खत्म करने जैसा है। फिर हुई संधियां और लड़ाइयां हो गई बहुत ही धीमी और खर्चीली। और फिर एंट्री होती है लेजेंडरी मैक ल्यू की, जो इतिहास का पहला मैक लेकर आते हैं। और बस खेल खत्म। वहीं से युद्ध का पूरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये एक रेवोल्यूशन था। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैक्स इतने बेहतर थे क्यों? देखिए, वो पैदल सेना से कहीं बहुत ज्यादा तेज थे, टैंकों से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल, और सबसे बड़ी बात, उन्हें चलाने और मेंटेन करने का खर्च बहुत ही कम था। इसने युद्ध को, जो एक सरदर्द और महंगा सौदा बन चुका था, उसे वापस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी था। तो अब जब हम टेक्नोलॉजी समझ चुके हैं, तो चलिए समाज की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा समाज जहां एक बहुत गहरी खाई है, एक ऐसी खाई जो इंसानियत को दो हिस्सों में बांटती है। और ये बंटवारा किसी देश या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जेनेटिक्स के आधार पर है। इस दुनिया की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई इस चार्ट में है। पूरी इंसानियत में से सिर्फ 3.5% लोग ही ऐसे पैदा होते हैं जो जेनेटिक रूप से इतने खास हैं कि वो अपने दिमाग को सीधा इन विशाल मशीनों से जोड़कर उन्हें चला सकते हैं। इन्हें कहते हैं गिफ्टेड। और बाकी के 96.5% उन्हें नॉर्म्स कहा जाता है, मतलब आम लोग, जो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आपका जन्म ही आपका भविष्य तय कर देता है, बस। और इसी जेनेटिक लॉटरी का सबसे बड़ा शिकार है हमारा हीरो वेस लार्किंसन। उसका परिवार, लार्किंसन परिवार, मैक पायलट्स की एक महान विरासत है। मतलब उसके तो खून में ही पायलट बनना लिखा था। लेकिन उसके 10वें जन्मदिन पर एक टेस्ट ने उसका सपना चकनाचूर कर दिया। रिजल्ट आया नॉर्म। सोचिए, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और पहला झटका था। लेकिन वेस वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक नया रास्ता चुनता है, एक नया सपना देखता है। अगर किस्मत उसे पायलट नहीं बनने देगी तो कोई बात नहीं, वो एक मेक डिजाइनर बनेगा। वो किसी भी तरह उन मशीनों से जुड़ा रहेगा जो उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती हैं। ये उसका पैशन है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसी वेज अपने इस नए रास्ते पर पहला कदम रखने की सोचता है ना, उसके सामने एक ऐसा जानलेवा संकट आ खड़ा होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ ये कि वेस अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटता है। उसके पिता ने उसके बिजनेस के लिए एक वर्कशॉप भी खरीदी थी। लेकिन जब वेस वहां पहुंचता है तो वर्कशॉप खाली और उसके पिता गायब। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, दरवाजे पर बैंक वालों ने दस्तक दे दी। सब कुछ एक साथ और बहुत तेजी से हुआ। बैंक वाले वेस को बताते हैं कि उसके पिता ने उसके नाम पर एक लोन लिया था, और लोन की रकम, जरा सुनिए, 330 मिलियन क्रेडिट्स, इस गैलेक्सी की करेंसी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि कोई आम इंसान इसे चुकाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। वेस के लिए तो ये जैसे पहाड़ टूट पड़ने जैसा था। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उस पर फौरन दबाव डाला जाता है कि उसे सिर्फ 3 महीनों के अंदर 5 मिलियन क्रेडिट्स का ब्याज चुकाना है, वरना बैंक सब कुछ जब्त कर लेगा। ये तो एक नामुमकिन सी बात लगती है। और उसके पास कुल जमा पूंजी कितनी है? इस स्लाइड को देखिए, सिर्फ 1200 क्रेडिट्स, बस। एक तरफ 5 मिलियन चुकाने हैं और दूसरी तरफ जेब में है सिर्फ 1200। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा होपलेस और नामुमकिन है। उसके सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती
जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तभी वेस को एक रहस्यमयी चीज मिलती है। एक ऐसी चीज जो शायद उसकी सभी समस्याओं का अकेला हल हो सकती है। कहानी में एक और शॉकिंग मोड़। उसके गायब पिता उसके लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ गए थे, जिसपे बस यही एक लाइन लिखी थी। और अंदर अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिक्योर डेटा चिप, एक बहुत ही मिस्टीरियस विरासत। जैसे ही वेन्स उस चिप को अपने डिवाइस में लगाता है, एक अनजान एलियन जैसा प्रोग्राम खुद ब खुद इंस्टॉल होकर उसके पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। इसका नाम था द मेक डिजाइनर सिस्टम। और ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं था, ये कुछ और ही था। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम वेस का पहला स्कैन करते ही उसका जो मूल्यांकन करता है ना, वो काफ़ी मज़ेदार है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, मूल्यांकन वाले सेक्शन में सिस्टम साफ साफ कहता है, किसी काम का नहीं, हारा हुआ इंसान। मतलब इस सिस्टम की अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी है। कमाल है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रहस्यमयी और थोड़ा मुंहफट सा सिस्टम वेस को उसका पहला काम क्या देता है। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, वो काम बहुत ही अजीब और एक मज़ेदार चुनौती है। तो सिस्टम वेस को एक ट्यूटोरियल मिशन देता है। उसे एक बहुत पॉपुलर गेम आयरन स्पिरिट के लिए एक कस्टम मेक डिज़ाइन करना है। ठीक है, सिस्टम उसे एक मेक और एक पार्ट का मुफ्त लाइसेंस भी देता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। लो कर लो बात, ये एक और नामुमकिन लगने वाला काम है। ये कॉम्बिनेशन कितना बेतुका है, ये इस स्लाइड पर साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ है फैंटाजिया 2R मेक, जो एक बहुत ही पतला और हल्का फुल्का स्काउट मेक है, एकदम सुपर मॉडल जैसा। और दूसरी तरफ है जेमिनी बूस्टर, एक बहुत बड़ा भारी भरकम पार्ट जो 8 पैरों वाले विशालकाय मेक के लिए बना है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे की पीठ पर एक बड़ा सा ट्रैकिंग बैग लाद दिया हो। मतलब मजाक ही चल रहा है। काफी मेहनत और कह सकते हैं कि जुगाड़ के बाद वेस एक डिजाइन तैयार कर ही लेता है, फैंटाजिया 2RE। अब ये दिखने में तो बहुत ही अजीब और भद्दा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये किसी तरह काम करता है। वो इसे गेम के ऑनलाइन मार्केट में बिक्री के लिए डाल देता है। मतलब हार तो नहीं मानी। और फिर जो होता है वो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। एक 12 साल का गेमर जिसका यूजर नेम है शिफ्टर66 इस अजीबोगरीब क्रिएशन को देखता है और चिल्लाता है, अरे वाह, ये तो परफेक्ट है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और वो उसे तुरंत खरीद लेता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अपनी इस पहली अजीबोगरीब सी सफलता के साथ वो लड़का जिसे उसका अपना ही सिस्टम किसी काम का नहीं, हारा हुआ इंसान कहता है, क्या वो 330 मिलियन क्रेडिट के पहाड़ जैसे कर्ज से खुद को बाहर निकालने का रास्ता डिजाइन कर पाएगा? इसका जवाब तो आगे की कहानी में ही मिलेगा।